अभी मैं कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में। उसमें लिखा हुआ था पीएलआई स्कीम टू ऐड $504 बिलियन ऑफ प्रोडक्शन एंड 1 करोड़ जॉब्स इन 5 years। जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड विद द न्यूज़ एंड आई थॉट कि यार 1 करोड़ जॉब्स तो बहुत ज़्यादा होता है और इतना बिलियन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इस वक्त कॉलेज में हैं, वाई दे शुड बी एक्साइटेड विद दिस न्यूज़। इस न्यूज़ से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी जॉब या उनके आगे के फ्यूचर या भविष्य में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आज का वीडियो मैंने सोचा इसी में बनाऊं। एक तो मैं पीएलआई स्कीम बताऊंगा, क्या चीज़ होती है पीएलआई स्कीम। दूसरा मैं 18 ब्रांचेस बताऊंगा, इंजीनियरिंग ब्रांचेस, जिसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। दोज 18 ब्रांचेस शुड बी वेरी थैंकफुल टू दिस स्कीम कि आगे वाला जो फ्यूचर है उनका काफ़ी ब्राइट होने वाला है। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, उसको प्लीज़ दबाओ। उस सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है, सपोज आपके मन में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं, ब्रांच रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो उसका मैं नॉर्मली तुरंत जवाब दे देता हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप देखो तो मैं हर एक कमेंट का एक सेक्शन में जवाब देता हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो ही सब्सक्राइब करते हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस इसी डायरेक्शन में आएंगे which will add lot of value to your day to day career, day to day life। इसलिए भी आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से थोड़ा एनकरेजमेंट भी होता है यार। पब्लिक स्टूडेंट जो है, पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो क्या है ये पीएलआई स्कीम? पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। करीब मार्च, आई थिंक मार्च अप्रैल 2020 में जब कोविड आ गया था या आने वाला था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। उस वक्त शायद चाइना का भी कुछ मामला चल रहा था, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था या इंपोर्ट पे बैन लगा था। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया में होता क्या था, अभी भी हो रहा है रादर, कि आप एक दो पार्ट बना लेते हो, बाकी सारे इंपोर्ट हो जाते हो और एक मशीन खड़ी कर देते हो, गाड़ी खड़ी कर देते हो या मोबाइल खड़ा कर देते हो। मोबाइल तो बनते ही नहीं थे इंडिया में। तो उस स्कीम का पर्पज़ यही था यार, आप जो भी करो इंडिया में करो। मोबाइल बना रहे हो तो सारा इंडिया में बनाओ, टीवी बनाना इंडिया में बनाओ, गाड़ी बनानी तो पूरी इंडिया में बनाओ। अब इसका मतलब इतना बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है इंडिया में नेक्स्ट 4-5 साल में बिकॉज ऑफ दिस पीएलआई स्कीम। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। अगर इतने लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, तो क्या इंजीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर 1 करोड़ जॉब्स आ रही हैं, अगर 5% भी इसमें मान के चलें कि इंजीनियर्स की जरूरत होती है, विच इज अराउंड 5 to 6 लाख इंजीनियर्स, प्लस उनके सुपीरियर सीनियर इंजीनियर्स जो सीनियर होते हैं, वो जो इसको मैनेज करेंगे चीज़ को, उनकी ज़रूरत हर एक लेवल पे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ अ रीज़न ये वीडियो मैंने बनाया। अब मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ पीएलआई स्कीम क्या है। पीएलआई स्कीम बेसिकली उस वक्त लॉन्च की थी। इसका पर्पज़ 3 थे। एक तो ये था कि आपकी जो इस वक्त जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आप तो उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर लीजिए। मान लीजिए आप 1 लाख यूनिट कोई चीज़ बना रहे हो, अब आप उस कैपेसिटी को 2 लाख कीजिए या 1.5 लाख कीजिए, जो भी उसकी कैपेसिटी है। दैट मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, इंडियन कंपनी, वो लगाएंगी। दूसरा ये है कि आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। मान लीजिए आप 1 लाख यूनिट बना रहे थे किसी चीज़ के, अब आप 1.5 लाख या 2 लाख यूनिट बनाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मशीन अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उसको मैनेज करने के लिए। और तीसरा पर्पज़ ये है कि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को बहुत हद तक कम करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल अब आते थे इंडिया में, हम लोग मोबाइल कहने को बनाते थे, बट बनाते नहीं थे, वो सब बाहर से आता था, कंपोनेंट्स यहाँ पे असेंबल होता था। आज की डेट में डेटा मेरे को उतना पूरे से याद नहीं है, ठीक, या शायद आपको चेंज हो गया हो, करीब 125-30 कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं इंडिया में मोबाइल और एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
सैमसंग की ही नोएडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्रीज है इंडिया में, इवन एप्पल भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने बैठ गया, जो करीब 2-3 साल पहले तक नहीं था। तो दैट शोज कि कितनी फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है। जो गवर्नमेंट का जो आउटले है, जो टोटल बजट है इसके ऊपर, वो है करीब 40,000 करोड़ रुपया। अब आप बोलोगे 40,000 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं होता, बट 40,000 करोड़ इज इंसेंटिव कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ी, आपको कुछ 2-4-5% का एडिशनल इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी इन टर्म्स ऑफ आपको इनकरेज करने के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आई, प्रोडक्शन बढ़ी, आपको इंसेंटिव मिलेगा। 40,000 करोड़ बहुत होता है एज ए इंसेंटिव। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें, बेसिकली 13 सेक्टर्स हैं जो इसमें क्वालिफाई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली 13 सेक्टर को। अब 13 सेक्टर का कोरिलेशन ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको बताना शुरू करूंगा। जो पहली 3 ब्रांचेस हैं वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड एरोस्पेस। इन 4 ब्रांचेस को जो इफेक्ट करता है डायरेक्टली वो है, एक तो ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। अगर आप इंडिया में बनाते हो तो आपको ये पीएलआई स्कीम में आते हो। इसका जो बजट आउटले है वो है करीब 1.2 बिलियन रुपीस का, और इसमें जो कंपोनेंट है वो ड्रोन के कंपोनेंट है, और ड्रोन एज ए होल बनाओगे, यानी कि एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन का काफ़ी सारा इसमें योगदान रहेगा। दूसरा जो इसमें जो इंडस्ट्री है वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। उसका जो बजट है, जो इंसेंटिव्स के तौर पे दिया जाएगा, वो करीब 473 बिलियन रुपीस है। इसमें क्या है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लैपटॉप्स हैं, पीसी हैं, सर्वर हैं। वो अगर चीज़ें बनाएगी कंपनी तो उनको ये इंसेंटिव्स मिलेगा। उसके लिए नई नई फैक्ट्री लगानी उनको, काफ़ी कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है, बना रहे हैं। सैमसंग इज़ वन ऑफ देम। जो थर्ड कैटेगरी है वो है वाइट गुड, जो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस को, इंजीनियर्स को अब्जॉर्व करेगी और वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वाइट गुड मतलब रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन वगैरह जो भी होता है। अब इसमें क्या चीज़ है, एक तो एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट है, कॉपर ट्यूब्स है, एल्युमिनियम फॉयल है, कंप्रेसर है, पीसीबी असेंबली फॉर कंट्रोल, मोटार्स हैं, सर्वर है, वाल्व्स है, एसी फैंस हैं, एलईडी लाइटिंग है। एलईडी लाइटिंग की जो सर्किटरी होती है वो है, उसके जो अदर बाकी सारे कंपोनेंट है वो है। जो इन्हीं 5-4 ब्रांचेस को इफेक्ट करेंगी वो है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, और इसका जो बजट है वो है 121 बिलियन रुपीस का। इसमें काफ़ी सारे जैसे कंपोनेंट है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, आपका आईओटीज़ हैं, स्विचेस हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, वायरलेस कंपोनेंट है, ये सब है। यानी कि इस लेवल पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। जो सेकेंड सेट ऑफ जो कंपनी है वो हैं, सेकेंड सेट ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जो इन स्कीम्स में से इफ़ेक्ट होंगी, यानी कि उनकी जॉब्स जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी है। वो है मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल एंड प्रोडक्शन, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है इसमें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। अब जो इस स्कीम में जो सेक्टर आता है वो है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, जिनको ये पीएलआई स्कीम इफेक्ट कर रही है। अब उस स्कीम में जो बजट आउटले है वो है करीबन $250 बिलियन का। इसमें क्या आता है, इसमें जितने भी ईवी व्हीकल्स के कंपोनेंट है और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है वो सारे इसमें आते हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली इतने सारे मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा जो है, जो बायोमेडिकल या मैकेनिकल इंजीनियर, इवन जो बाकी सारे प्रोडक्शन इंजीनियर्स को इफेक्ट करेगी, वो है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस पे भी जो आउटले है वो है करीबन 184 बिलियन रुपीस का। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो सारे इक्विपमेंट अगर आप इंडिया में बनाते हो तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। जैसे कैंसर केयर, रेडियोथेरेपी, सीटी स्कैनर है, एमआरआई स्कैनर है, अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन्स है, एक्सरे मशीन्स है,
नीडललेस एनेस्थीसिया है, सिरिंजेस है, सारे इम्प्लांट जैसे नी इम्प्लांट, वो इम्प्लांट, ये इम्प्लांट, सारे इम्प्लांट जो बॉडी में लगते हैं वो अगर बनाते हो तो ये इंसेंटिव्स, हिप इम्प्लांट, वो इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। तो काफ़ी कंपनीज ने अप्लाई करा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पेपर पे है। अगर आप पीएलआई स्कीम के बारे में थोड़ा और पढ़ोगे, आई विश कि आप पढ़ो इसको दोबारा से, आप इसको थोड़े इसके पर थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी रिसर्च मारो। काफ़ी सारा मोमेंटम है इन स्कीम्स के ऊपर। जो काफ़ी निगलेक्टेड सी इंडस्ट्री थी अभी तक वो थी टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल एंड अप्रैल जो है वो सेक्टर के लिए भी इंसेंटिव्स हैं। जैसे काफ़ी सारे बच्चे भी पूछते हैं सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। अब इस स्कीम से लगता है काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो बजट आउटले है, जो इंसेंटिव दिया जाएगा, बजट डजंट मीन कि वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हो, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी वो है 106 बिलियन रुपीज़। इसमें क्या आता है, इसमें जैसे जैकेट्स बनाया, ट्राउजर्स बनाए, कोट बनाए, ये बेसिकली सारा एक्सपोर्ट ही होगा, जितना भी माल होगा वो एक्सपोर्ट ही होगा। पॉलिस्टर फैब्रिक है, नायलॉन फर्निशिंग है, काफ़ी जो इंडिजीनियस फैब्रिक्स हैं जैसे बनारसी साड़ियाँ वगैरह है, वो सारा जो फैब्रिक इंडियन फैब्रिक है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये इंसेंटिव्स हैं। यानी कि टेक्सटाइल इंजीनियर जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक राहत की सांस है कि हाँ यार फ्यूचर 2-3 साल बाद बेटर होने वाला है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की बारी आती है। अब केमिकल इंजीनियर्स को कैसे इफेक्ट होगा पीएलआई स्कीम में, क्योंकि एक तो ये है पीवी मॉडल, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स हैं कि आप वो सेल्स यहाँ बनाइए तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। दूसरा है एडवांस केमिकल सेल बैटरीज, जो आपके जैसे आपने देखा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंडा है कि जितनी भी ईवीज व्हीकल हैं क्विकली ऑन रोड आ जाए, तो उनको काफ़ी बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो उसके लिए भी एक बजट आउटले है 181 करोड़ रुपीज़ का, 181 बिलियन रुपीज़ का। तो उसमें मेनली जो होंगे वो है ईवी जो बैटरी जो कंपोनेंट हैं, जितने भी उसमें सेल्स और उसमें जो जो भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट लगते हैं उसके ऊपर इंसेंटिव है। यानी कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ी मार्केट बन जाएगी अगर ये चीज़ हो जाता है। एंड लुक्स लाइक कि बैटरी है पर बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आने वाली जो गाड़ियाँ होंगी उसमें इंजन नहीं होगा, उसमें सिर्फ बैटरीज हुई होंगी। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में। जो नेक्स्ट है वो है मेटलर्जी एंड माइनिंग। मेटलर्जी और माइनिंग जो है उनके लिए जो है स्पेशलिटी स्टील जो है उस पर इंसेंटिव्स हैं। अब उसमें स्टील में क्या क्या कंपोनेंट है, उसमें है 5 कैटेगरीज को जो है उनको अप्रूव किया गया पीएलआई स्कीम के लिए। एक तो है कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, जितने भी होंगे उनके ऊपर होगा। हाई स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंट स्टील होगा। स्पेशलिटी रेल्स होंगे, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स होंगे, स्टील वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील कंपोनेंट्स होंगे इस कैटेगरी में। तो माइनिंग और मेटलर्जी के जो जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा एक अच्छी खबर है उनके लिए भी। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा इंसेंटिव्स प्लान आया हुआ है थ्रू पीएलआई। बेसिकली जब से कोविड आया हुआ तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो बड़ा ये रहा है पुश किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा पुश किया जाए, सो दैट दे बिकम अ ग्लोबल लीडर और डोमिनेंट लीडर। ग्लोबल लीडर ही नहीं, ग्लोबल लीडर तो भी हैं बट डोमिनेंट लीडर है कि हमारे हिंदुस्तान के बगैर कोई दवाई बना ना पाए। तो उसके लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बिल्डअप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितना भी है उसको बिल्डअप करके कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, उसके लिए भी स्कीम है ये। नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर्स के लिए भी स्कीम है ऑन फूड प्रोसेसिंग। इसके लिए जो बजट आउटले है वो है 109 बिलियन रुपीज़। इसमें मैं अभी न्यूज़ भी पढ़ रहा था, अराउंड 60 कंपनीज हैव अप्लाइड एंड दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर दिस स्कीम। क्योंकि इसमें पीएलआई स्कीम में कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है विद देयर प्लान्स कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं एडिशनल फैक्ट्रीज में और इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है जो फूड प्रोसेसिंग जो पीएलआई स्कीम अप्रूव हुई है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसमें है रेडी टू ईट मील्स, रेडी टू कुक है, मैरिनेटेड प्रोडक्ट हैं, फूड है, फ्रूट्स है, हनी है, देसी घी है,
मोज़रेला चीज़ है, ऑर्गेनिक है, एग है, पोल्ट्री एंड मीट है। तो यानी जितने भी खाने पीने की जो पदार्थ हैं, वस्तु हैं, वो सारा इसमें है। और इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी। ये तो थी जिनको डायरेक्टली इस स्कीम से फ़ायदा होगा। अब जो इन स्कीम्स को फ़ायदा दे रहे हैं, उनके साथ और भी तरह के जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम्स होती हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पे कंस्ट्रक्शन होने वाली है, नई नई फैक्ट्रीज बनने वाली हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना है। तो उसके लिए सिविल इंजीनियर्स की ऑटोमेटिकली इस सेक्टर में, इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेगी। सारा जो है मशीनरी है, प्रोडक्ट है, ऑटोमेशन है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इतनी सारी फैक्ट्रीज अगर आ रही हैं तो ये लोग तो आपको ज़रूर चाहिए। उसके बाद सारा जो ताना भाना आजकल आप देखोगे वो सारा कंप्यूटराइज ही होता है। हर एक अपने अपने लेवल पे उसको ऑटोमेट करता है, कंप्यूटराइज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में। सारी चीज़ें जो होती है वो ऐप बेस्ड, डेटा बेस्ड काम चलता है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की भी ज़बरदस्त जो है रिक्वायरमेंट आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। वैसे भी है उनकी रिक्वायरमेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। जो नेक्स्ट है, आप जैसे आपको मालूम होगा, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स बनती हैं, जितने भी जहाँ पे भी जो स्टील या जहाँ पे भी कंपोनेंट्स को हीट अप किया जाता है, तो वहाँ पे सिरेमिक इंजीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। मतलब इनवेरिएबली जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगी किसी चीज़ की और वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होना है, तो वहाँ पे सिरेमिक इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली था कि कितनी ब्रांचेस जो हैं इफ़ेक्ट होंगी। इसके साथ मैं एक डेटा भी शेयर करना चाहता हूँ। जो जो एक्सपेक्टेड जॉब जो जनरेट होंगी, ये टोटल जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स के लिए जॉब है। उससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। जो एडवांस केमिस्ट्री एंड सेल बैटरीज का जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें करीब 14 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में अराउंड 3.5 लाख 4 लाख जॉब्स हैं। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में 4 लाख जॉब्स होंगी, जनरेट होंगी। फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स में जो है करीब 11 लाख जॉब्स होंगी। फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्क में 9 लाख के करीब जॉब्स आएंगी। टेक्सटाइल प्रोडक्ट में करीब 8-8.5 लाख के करीब जॉब्स होंगी। उसके बाद जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें करीब 8-8.5 लाख के करीब जॉब्स जनरेट होंगी। ये डायरेक्ट जॉब्स की कर रहा हूँ मैं बात। उनसे इनडायरेक्ट जॉब्स कितनी होंगी, काफ़ी सारे लोग होंगे जो एम्प्लॉयमेंट में या रोल पे नहीं होते, बट वो काफ़ी सारे काम कर रहे होते, जैसे लॉजिस्टिक्स है, ट्रक चलाना, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उनके कारण जो बाकी जो आसपास जो लोग हैं जैसे लॉजिस्टिक्स वाले हैं, वो भी काम तो जनरेट होता ही है। फिर सोलर पीवी मॉडल्स के लिए करीब 3.5 लाख जॉब्स होंगी। वाइट गुड्स के लिए 4 लाख जॉब्स होंगी। और जो स्टील है उसमें भी 4 लाख के करीब, टोटल मिला के 1 करोड़ 13 लाख जॉब्स जनरेट होंगी इन स्कीम से। बाकी तो जॉब जनरेट हो ही रही हैं, बट इन स्कीम से होगी। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि हम लोगों का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी एंड वी विल इमर्ज एज ए मेजर एक्सपोर्ट प्लेयर ऑल्सो। तो ये खुशी की बात है। मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सो दैट यू फील एनर्जाइज और यू डोंट फील कि हमारी ब्रांच में क्या होने वाला है, क्या नहीं होला। आपको किसी भी चीज़ को कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़, आप मेरे को प्लीज़ लिखो इस बारे में। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग ब्रांच या स्कोप, सैलरी, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, कुछ भी हो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, तो आई विल बी एबल टू आंसर इट क्विकली बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है मेरे को इन इस फील्ड में। तो आप बिंदास मेरे को लिखो। इस वीडियो को, चैनल को, जैसे मैंने पहले ही बोला, सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको क्विकली जवाब मिल जाता है चीज़ों का। लाइक ज़रूर दबाना, और हो सके तो ये वीडियो को आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, सो दैट उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हाँ यार, कुछ ना कुछ हो रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग समथिंग फॉर देम ऑल्सो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।